मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 11.9 समीकरण क्या है इसके विषय में पढ़ना है। समीकरण क्या है इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है। आखिरकार यह जो है बीजगणित में अज्ञात चरों के विषय में हम लोग जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसे हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं। समीकरण, अब जैसे मान लीजिए कोई चर हम लोगों को ऐसे मिल जाता है 4x + 10, 4x + 10 के रूप में मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम और आप ही नहीं, दुनिया की कोई शक्ति नहीं निकाल सकती जब तक कि इसको समीकरण के रूप में हम लोग नहीं देते हैं। दुनिया की कोई शक्ति 4x + 10 चाहे जो भी हो, देखिए समीकरण में दो पक्ष होता है, वह आगे जाकर के आपकी किताब में आएगा। एक होता है LHS, क्या होता है? LHS, और दूसरा होता है RHS। यह जो है लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जैसे हम लोग ऐसे हैं, इस साइड वाला जो है जो आप लिखते हैं अपनी कॉपी पर, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है जो पढ़ता है, उसको हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा RHS, राइट हैंड साइड। यह जब तक नहीं है तब तक समीकरण पूरा नहीं है। न तो इसमें LHS है और न ही RHS है। यह केवल स्वतंत्र रूप से एक संख्या है, एक चर के साथ संख्यात्मक मान है, जिसको अब यदि हम लोग x = 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 26 हो जाएगा। मतलब हो तो जाएगा, लेकिन हमें और आपको मालूम नहीं है ना कि इस चर का मान क्या है। जैसे मान लीजिए 100 100n + 1 क्या? नथिंग। न तो मैं निकाल सकता हूँ, न तो आप निकाल सकते हैं, न तो दुनिया की कोई शक्ति निकाल सकती है, क्योंकि न तो इसके साथ RHS है न तो LHS है। तो यह समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा आपका। यह LHS और RHS ये दोनों आएंगे, कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन यह जान लीजिए कि बीजगणित का यह प्रमुख स्तंभ है, RHS LHS। यह आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे आपकी किताब में समझा रहा है कि वह L वाला, L मतलब माचिस की तीली से ही समझा रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है। आप लोग अपनी किताब को पढ़िए, बार बार पढ़िए। यह देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है? माचिस की तीलियों से L बनाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा? माचिस की तीली के लिए 2n पढ़ा, 2n पढ़ा, 2n। n का मतलब यहाँ पर क्या है? संबंधित L है। यदि हमको एक L बनाना है तो हमको कितना चाहिए? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह एक L बनाने के लिए मतलब n जो है क्या है? L की संख्या है। क्या है? L की संख्या है। तो यहाँ पर L = 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब एक L बनाने के लिए यह हो जाएगा। फिर सूत्र वही है 2n, L के लिए 2n चाहिए, मतलब n
यदि एक एल बनाना है तो 2 तीली चाहिए, 2 एल बनाना है तो 4 चाहिए, एन की जगह पर 2 लिख देंगे। यह 1 तीली के लिए हो गया, 1 एल के लिए हो गया। यह 2 एल के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2, यह 2 हो गया। यह कितना हो गया, 4 हो गया। 3 एल के लिए क्या होगा, 2 गुणते 3, एन की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 एल के लिए क्या होगा, 2 गुणते 4 बराबर 8। और 5 एल के लिए चाहे और जो भी हो, मान लीजिए ऐसे आ जाइए। मैं कह रहा हूँ कि अब 22 एल है। 22 एल के लिए क्या होगा, 2 गुणते 22 बराबर 44। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यह समीकरण कब पूरा होता है, इस समीकरण को कौन सा संख्यात्मक मान पूरा करता है। जैसे हम लोग लिखें 2n बराबर 3, यह l के लिए यह एक समीकरण के प्रतिबंधों को पूरा नहीं करता है। प्रतिबंध मीन्स LHS और RHS। और हम लोग ये किसके लिए ले रहे हैं, L के लिए। L के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे अब यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5। हम लोग 1.5 L तो बनाएंगे नहीं, बनाएंगे L तो कंप्लीट L बनाएंगे, तो यह 1.5 L बनेगा नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, L के लिए 4 होना चाहिए। जब यह 4 होगा तो यह L के लिए यह प्रतिबंध पूरा होगा। प्रतिबंध मीन्स शर्त, प्रतिबंध मीन्स शर्त। उसी शर्त पर वह आपका समीकरण पूरा होगा। और एक चीज़ और है, समीकरण आपके जीवन में प्रथम बार आया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए। समीकरण आपके जीवन में पहली बार आया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब देखिए, यह n के विशिष्ट मानों के लिए, जैसे हमको जब 1 L बनाना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n बराबर 2। अब हम लोग लिखेंगे क्या, 2n बराबर 2, मतलब यह 1 L के लिए है। 2 L के लिए क्या हो जाएगा, 2n बराबर 4, मतलब यह तीलियों की संख्या है, यह तीलियों की संख्या है। मतलब 2 L के लिए हमको क्या चाहिए, जहाँ n बराबर 2 हो। n क्या है, L की संख्या है। जब 2 L बनाना हमको चाहिए तो यहाँ पर 4 तीली चाहिए। फिर 3n के लिए, 3L के लिए क्या होगा, 2n बराबर 6। 4n के लिए क्या होगा, 2n बराबर 8। और मान लीजिए नीचे आ जाइए, 22n बराबर क्या हो जाएगा, 44। मतलब 22L बनाने के लिए हम लोग को कितनी तीली चाहिए, 44। जब यहाँ पर हम लोग n, मतलब ये 22n गलत लिख दिया मैं, 2n बराबर 44। मतलब यहाँ पर हमको यह 22L बनाना है, मतलब 44 तीली चाहिए। तो जैसे देखिए 44 में जब हम लोग 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। मतलब यह उसकी शर्तों को पूरा करता है, उसके प्रतिबंधों को पूरा करता है। शर्त प्रतिबंध एक ही चीज़ है, इसको आप लोग जान लीजिए। अब मैं चाहूँगा कि आपकी किताब से भी मैं पढ़ूँ, और आपकी किताब में क्या दे रहा है, चूँकि आप लोगों को इसे तो पढ़ना ही है, अपनी किताब को भी आप लोग बार बार पढ़िए, तभी आप लोग समीकरण के विषय में खूब अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब जैसे दे रहा है, आइए आकृति 11.1 में दी हुई तीलियों से बने अक्षर L के प्रतिरूप को याद करें। यह प्रतिरूप है, ठीक है भाई।
आपने सुविधा के लिए हमने यहाँ आकृति 11.1 को पुनः मतलब जो 11.1 में आकृति दिए थे उसको उन्होंने पूरा बना दिया है। अब देखिए, एक में जो है 2 तीली चाहिए, 3 के लिए 4, 2 में जो है 4 चाहिए, 2n बराबर 4। यहाँ पर 6 तीली इन्होंने यूज किया है और इन्होंने सारणी 1 बनाया है। विभिन्न संख्याओं के L बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 1 में दी गई है। अब जैसे हमको एक L बनाना होगा तो कितनी तीली चाहिए? 2। 2n इक्वल टू 2, 2n बाई 2n तो इसका फार्मूला है। हमको एक L के लिए चाहे कुछ भी हो, हमको 2n यहाँ पूरा होना चाहिए, यहाँ पर 2n पूरा होना चाहिए। यहाँ पर n का मान 1 हो गया क्योंकि यह L 1 है। यहाँ पर n का मान 2 हो गया क्योंकि 2 है। यहाँ पर n का मान 3 हो गया, 1 2 3, n बराबर 3। n क्या है? L की संख्या है। क्या है? L की संख्या है। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2n का मतलब क्या हो जाएगा? n का मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक। मतलब जब अब देखिए यहाँ पर 2n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। हर L 2 तीलियों से बन रहा है। तो देखिए 2 तीली 2 तीली 2 तीली 2 तीली 2 तीली, 10 तीलियाँ हुई। तो यहाँ पर यदि हम लोग 10 लिख देते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटा में 2 बराबर 5। देखिए उत्तर आ गया। मतलब क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ L है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब जैसे यह अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह है 2n बराबर 10, ठीक। तो n बराबर क्या आ जाएगा हम लोगों का? n बराबर 5 आ जाएगा। अब देखिए 2 गुणते 5, n की जगह पर 5 रख देंगे इसलिए कि हमको 5l बनाना है। बराबर क्या हो जाएगा? 10। और यही जब आप आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। यह LHS बराबर क्या हुआ? 5 दूना के 10। ये क्या है? RHS है। ये क्या है? RHS है। अब हम लोग आपकी किताब में आगे बढ़ें। अब ये देखिए बनाए गए L की संख्या सारणी 1 में देखिए और आवश्यक तीलियों की संख्या 2n। अब जैसे यदि हम लोगों को 8l बनाना है तो कितना चाहिए तीली? 8 दूना के 16। फिर ये कह रहे हैं हम जानते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या निम्न से दी जाती है 2n यदि n बनाए गए L की संख्या है, ठीक है, जो अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब आइए आगे। अपू सदैव अलग तरीके से सोचता है। अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। वह पूछता है कि हम जानते हैं कि L संख्या दी हुई रहने पर आवश्यक तीलियों की संख्या किस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसकी विपरीत प्रक्रिया के बारे में क्या कहा जा सकता है। माचिस की संख्या दी हुई रहने पर L की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वही चीज़ है माचिस की संख्या। यह माचिस की संख्या हो गई, ठीक। यह क्या है? माचिस की संख्या 2n। 2n क्या है हम लोगों की? 2n क्या है? 2n दी गए माचिस की संख्या है। 2n क्या है? 2n बराबर
दी गई माचिस की संख्या है। क्या है? 2n बराबर क्या है? माचिस की संख्या है। अब देखिए वह कह रहा है कि यदि 2n बराबर दिया हो 24, मतलब यह हमको दी गई है संख्या 2n बराबर 24, तो हमने कितना l बनाया, अथवा 24 से 24 तीलियों से हम लोग कितना l बना सकते हैं, यह अब यह कह रहा है कि 24 तीलियाँ दी हुई तो उसे कितना l बना सकते हैं। वही कह रहा है हम अपने आपसे एक निश्चित प्रश्न पूछते हैं, यदि 10 तीलियाँ दी हुई हैं तो आप कितने l बनेंगे। ठीक, 24 तीलियाँ यदि दी हुई हैं तो उससे कितने n बनेंगे। ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2n बराबर 24 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 24/2, यह n का ऐसे भाग हो जाएगा। ये कितना होगा, यह कितना होगा, 12। क्या होगा, 12। मतलब 2n बराबर यदि 24 है, मतलब 24 दी गई तीलियों की संख्या है, मतलब 2n बराबर 24 है तो n बराबर हम लोगों का 12 आएगा, अर्थात 24 तीलियों से 12l हम लोग बनाने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। अब यह दे रहे हैं, यहाँ हम एक प्रतिबंध प्राप्त करते हैं जो चर n द्वारा संतुष्ट होता है। ठीक, अच्छी बात। अब जैसे मैंने एक बार आपको अभी इससे पहले कुछ बताया था कि l के संदर्भ में 2n बराबर 23 यदि आ जाए तो ये हमारी शर्तों को, प्रतिबंधों को l के संदर्भ में, ऐसे तो ये सही है 23/2 हो जाएगा, लेकिन हमको l बनाने, जहाँ l बनाना है तो 23/2, 23/2 का मतलब क्या होगा, 11.5, और हम लोग 11.5 l तो बनाएंगे नहीं, हम लोग l 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 11 बनाएंगे, 12 बनाएंगे, 22 बनाएंगे, मैंने कंप्लीट l बनाएंगे, पॉइंट में नहीं बनाएंगे। तो यह जो है हम लोगों के प्रतिबंध को, शर्त को पूरा नहीं करेगा l के संदर्भ में। अब जैसे इन्होंने एक 5l के लिए इन्होंने एक संख्यात्मक मान दिया है, n बराबर 2n बराबर, ठीक है। तो n नंबर आप क्या है, l है। एक इन्होंने एक n किया है और यहाँ पर 2n दिया है, और इसके बाद आप अपनी किताब में देखिए क्या प्रतिबंध संतुष्ट है 5l के लिए, संतुष्ट है प्रतिबंध, है नहीं है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, यह 2 3 4 5 6 7 यहीं तक आते हैं। 2n के लिए क्या कह रहे हैं, 2n के लिए क्या कह रहे हैं, 4 6 8 10 12 14, 4 6 8 10 12 और 14, यह आपकी किताब में दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें,
यह आपके लिए 5L के लिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर यदि n बराबर 2 रखेंगे तो 2n बराबर 4 तो होगा, सही है। फिर यहाँ पर n की जगह पर 3 रखेंगे तो 2n बराबर 6 होगा, गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन हमको 5L का प्रतिबंध देखना है। 5L के लिए क्या कह रहे हैं कि यदि 5L बनाना हो तो क्या यह संतुष्ट कर पाएगा? 2n = 2 तो 2n बराबर 4 तो होगा। लेकिन हमको 5L के लिए क्या चाहिए? तो देखिए, इसको ये पूरा नहीं करेगा, ठीक, 6 भी नहीं करेगा, फिर 8 भी नहीं करेगा, लेकिन L बराबर 5L बराबर 10। हमको 5L बनाना है, 5L बनाना है, मतलब L बराबर 10। यह हमारे शर्त को पूरा कर रहा है, यह पूरा कर रहा है। क्यों? यह पूरी सारणी बनाई गई है। यह एक L के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, सब कुछ सही है। लेकिन हमको 5L के लिए इसको देखना है कि यह 5L के प्रतिबंध को पूरा करता है कि नहीं, 5L की शर्त को पूरा करता है कि नहीं। और 5L के लिए इन्होंने इतना बड़ा सारणी बनाया है। फिर ये देखिए, 12 से नहीं होगा और 14 से भी नहीं होगा, केवल और केवल यह 5L बराबर 10 यही हमको पूरा करता है। 5L चाहे 5n बराबर 10, 5n बराबर 10 5L के शर्त को, प्रतिबंध को पूरा करता है। अतः यह हमारे लिए सही है। अब थोड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है, इसको देख करके आप न घबराएं। अब आगे क्या कह रहे हैं? हम पाते हैं कि केवल n बराबर 5, देखिए वही जो चीज़ मैं बतला रहा था, के लिए उपरोक्त प्रतिबंध अर्थात 2n = 10 संतुष्ट करता है, प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। 5L बराबर 10 अथवा 2n, हाँ 5L 5L के लिए क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, मतलब 2n = 10 5L को संतुष्ट करता है। 5 के अतिरिक्त n के किसी भी अन्य मान के लिए यह समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। आप एक अन्य समीकरण लीजिए, बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है, बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है, मतलब या तो बालू की एज ले लीजिए अथवा राजू की ले लीजिए। राजू बड़ा है, बालू क्या है? छोटा है। तो यदि बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है, किसी की एज ले लीजिए, चाहे बालू को ले लीजिए चाहे राजू को ले लीजिए। यह मान लीजिए बालू, पहले राजू को ले लीजिए, राजू, और ये हो गया बालू, ठीक। छोटा कौन है? बालू है। कितना छोटा है राजू से? 3 साल। यदि राजू की एज x है, राजू की उम्र क्या है? x है, तो बालू की उम्र क्या हो जाएगी? इससे क्या? 3 साल कम। मतलब इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? x - 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? x - 3। राजू की उम्र x वर्ष, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी? x में से 3 वर्ष घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब
ये मान लीजिए कि बालू की उम्र 11 वर्ष है, ठीक है। अब यह कह रहे हैं कि इसको मान लीजिए कि 11 वर्ष है। यह एक समीकरण मिल गया हम लोगों को। अभी तक जैसे ऐसे है, यह मान लीजिए, इसको भी मैं चाहे ठीक है इसको भी ले ले रहा हूँ। जब तक कोई संख्यात्मक मान नहीं देगा x चाहे x माइनस 3, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसका एक संख्यात्मक मान इसने दे दिया। क्या कह दिया? 11 कह दिया कि बालू की उम्र यदि 11 वर्ष है तो राजू की उम्र क्या हो जाएगी? मतलब अब देखिए x माइनस 3 बराबर 11 है, मतलब x बराबर क्या हो गया? 11, और यह ऋण 3 है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन 3 हो जाएगा। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में यदि संख्याओं का हम लोग अंतरण करते हैं, पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर उसको कहा जाता है, तो संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या है? ऋण है तो धन हो गया। बराबर क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? 11 3 14। अब देखिए इसमें x का मान रखिए आप लोग। x बराबर क्या आ गया? 14 ऋण 3 बराबर क्या है? 11। 14 में से 11 हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। यह आगे बीजगणित में यह बहुत इसका प्रयोग होता है। इसके विषय में बहुत घबराने की बात नहीं है, यह बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो अब ये कह रहे हैं यह चर x में एक समीकरण है, ठीक है। यह चर x में एक समीकरण है, ठीक है। हम x के विभिन्न मानों के लिए x माइनस 3 के मानों की एक सारणी बनाते हैं। अब इन्होंने एक बनाया है, जैसे x बराबर 3 तो 3 माइनस 3 बराबर 0, मतलब बालू का जन्म ही नहीं हुआ था। x बराबर 4, x माइनस x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 4 रखेंगे, तो बालू की उम्र क्या हो जाएगी? 1 साल। ऐसे ही x बराबर 10, तो 10 में से ये पूरा करने के लिए कह रहे हैं। देखिए आप लोग, मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप लोग पूरा कीजिए। 4 बराबर 1, x बराबर 5 रखेंगे। x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, इसको ध्यान दीजिए। x माइनस 3 यदि x बराबर हम लोग 5 रखेंगे तो राजू की उम्र क्या हो जाएगी? 2 वर्ष। बालू की उम्र ये 6 रखेंगे तो क्या होगा? 6 ऋण 3 बराबर 3 वर्ष। यदि 7 रखेंगे तो क्या होगा? 7 ऋण 3 बराबर 4 वर्ष। 8 ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। मतलब यह x का हम लोग मान रख रहे हैं। भाई पैदा हुआ है तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इसकी एज तो बढ़ेगी ही। तो यहाँ पर अब यदि x बराबर हम लोग 16 रखें और सारणी आपकी दी हुई है, तो बालू की उम्र क्या हो जाएगी? यदि राजू 16 वर्ष का हो गया तो बालू कितने दिन का हो गया? उसमें से 3 घटा देंगे, यह 13 वर्ष हो गया। यह 13 वर्ष हो गया। फिर ऐसे ही कर रहे हैं 17, यदि राजू 17 वर्ष का हो गया तो कितने दिन का हो जाएगा? 14 वर्ष का हो जाएगा। 18 वर्ष का हो गया तो 18 में से 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाएगा। जिन प्रविष्टियों को रिक्त छोड़ा गया है उन्हें पूरा कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। उपरोक्त का सार यह है कि समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वह समीकरण तब तक पूरा नहीं है जब तक कि कुछ प्रतिबंध उस पर न लगे हों, कुछ शर्त न हों। समीकरण चर पर क्या होता है? एक प्रतिबंध होता है, मतलब एक शर्त होती है, उस चर का एक निश्चित मान होता है संबंधित समीकरण के लिए।
यह चर के केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है, जो मैं अभी बोला हूँ। फिर है ध्यान दीजिए कि एक समीकरण के दोनों पक्षों के बीच में समिता चिन्ह बराबर का चिन्ह होता है। ठीक, क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण बताती है कि बाएं पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? LHS कहते हैं, चाहे बायां पक्ष कहते हैं, और राइट हैंड साइड को, दाहिने वाले पक्ष को दाहिना पक्ष अथवा RHS कहते हैं। और ये दोनों का बराबर होना जरूरी है। यदि ये आपस में बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, तो वह समीकरण हम लोगों का पूरा नहीं है। समीकरण के शर्तों को, प्रतिबंधों को वह पूरा नहीं करता है, और वह समीकरण मान्य समीकरण नहीं है। यदि आपने परीक्षा में ऐसे करने का प्रयास किया तो वह आपका, चाहे ऐसे भी, वह आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर है, अब देखिए नीचे आ जाइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन समीकरण हैं। समीकरण की स्थिति में संबद्ध चर भी बताइए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही बताऊँ। पहली बात, x + 20 = 70। क्या है यह? x + 20 = 70। x + 20 = 70। देखिए यहाँ पर हम लोगों को कोई शर्त नहीं है कि 2n = 2, 2n = 4। यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। यह एक सीधा साधा समीकरण हम लोगों को दिया गया है। और समीकरण यदि केवल x + 20 है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह एक समीकरण नहीं है। बस यह एक चीज़ कह रहा है कि कोई चीज़ है, कोई शर्त है, जिसमें कि यदि एक x है तो दूसरा उससे 20 साल, 20 रुपया, 20 गुना, 20 इकाई अधिक है, और कुछ नहीं। लेकिन वह क्या है हम लोग नहीं जानते। बस यह एक संख्यात्मक मान है जहाँ x अज्ञात है। लेकिन यहाँ पर x + 20, और ये समीकरण भी नहीं है, क्योंकि यह दायां पक्ष है कि बायां पक्ष है, यह LHS है कि RHS है, हम लोग नहीं जानते। LHS है कि RHS है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो अब यहाँ यदि दिया है x + 20 = 70, मतलब ये क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 70 ऋण यह 20 कहाँ जाएगा? इधर आ रहा है दाहिने पक्ष में, तो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया? 50। यह एक समीकरण है, क्योंकि बराबर करके, और उसका मान जो भी हो उसे हम लोगों से नहीं मतलब है, वह तो बात की बात है। फिर देखिए, x गुण 3 = 24। हाँ, यह एक समीकरण तो है, लेकिन इसको क्या हम लोग कहेंगे? यह एक संख्यात्मक समीकरण है, चर युक्त समीकरण नहीं है। देखिए दिया भी है कि एक संख्यात्मक समीकरण है। फिर 2p = 30, 2p बड़ा है 30 से, यह समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वह ग्रेटर दैन लेसर दैन का यूज किए हुए हैं। फिर है n - 4 = 100। n - 4 = 100। इसमें यह LHS है। अब मान पर मत जाइए, इसका वैल्यू क्या आएगा उसे नहीं मतलब है। अभी हमको देखना है कि कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण नहीं है। LHS बराबर RHS। अब n का मान क्या होगा वो तो बात की बात है,
उसकी बात की बात है। मतलब इसमें एक LHS है और एक RHS है, और जब LHS और RHS रहेगा तभी वह समीकरण रहेगा। देखिए 20B = 80, ठीक है, इसमें भी LHS है और RHS है, अतः यह एक समीकरण है। और y/8 < 50, यह क्या है? समीकरण नहीं है। समीकरणों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। कुछ समीकरणों में संबद्ध चर भी दिए गए हैं। वांछित रिक्त स्थानों को भरिए। वांछित रिक्त स्थानों को भरिए। अब जैसे x + 30 = 30, ठीक, इसमें x + 30 = क्या है? 30 है। x + 30 x + 20 है। x + 20 = 30। x + 10 = 30। x + 10 = 30। अब यह क्या है? LHS हो गया। यह क्या हो गया हम लोगों का? RHS है। यह एक समीकरण है। चर क्या है इसमें? x है। x है, x एक चर है, तो हम लिखेंगे x चर है। और ये क्या कह रहे हैं? चलिए, यह अब इन्होंने 3, 6 ये क्या किए हैं? वांछित रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं भर रहे हैं। अभी कुछ रिक्त आंसर दिए हुए हैं, जैसे 3n = 21, और उत्तर दिए हुए हैं बगल में उन्होंने 3n = 21। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 21/3 = 7। देखिए कोष्ठक में एक जगह इन्होंने 7 दिया हुआ है। फिर है t/5 = 4। तो t इसमें चर क्या है? t है, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। यहाँ t/4 = 5। तो t बराबर क्या होगा? 5 गुणते। अब देखिए यहाँ तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। यह नीचे है तो यहाँ इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। यह यदि कोई संख्यात्मक मान है तो इसके नीचे आ जाएगा। इसको तिर्यक गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यह 4 नीचे है तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 20। चर इसमें क्या है? t है, और संख्यात्मक मान क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर है 2l + 3 = 7। यहाँ पर देखिए 2l + 3 = 7। ये तो l का मान क्या हो जाएगा? 2l = 7 ऋण यह 3 इधर आ जाएगा। संख्यात्मक संख्याओं को समीकरण की एक बात और प्रारंभ में ही हमें बताना चाहिए था, मैं भूल गया बताने के लिए आपको। संख्यात्मक अंकों को एक तरफ और चर वाले अंकों को एक तरफ रखा जाता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यह L अरे 3 इधर धनात्मक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यह ऋणात्मक हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? यह 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो गया। 2l बराबर आ गया हम लोगों का 4, अतः l बराबर क्या हो जाएगा? 4, और इसका नीचे हम लोग ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यह 2 हो जाएगा। फिर है
2m-3 बराबर 5। टू एम माइनस 3 बराबर 5। 2m-3 = 5। यह क्या होगा? 2m बराबर क्या होगा? 5 तो ऐसा सच रहेगा, 5 हम लोगों का ऐसा सच रहेगा। यह ऋण 3 है, अब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3। या यहाँ लिखते हैं हम लोग या, क्योंकि इसको और इसको दोनों को लिखेंगे। 2m बराबर 5-3 बराबर क्या होगा? 8। या पुनः लिखेंगे या m बराबर 8/2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। यह हम लोगों का हल हो गया। अब देखिए आपका अगला चैप्टर है एक समीकरण का हल। एक समीकरण का हल, अगला चैप्टर। क्या कह रहे हैं? एक समीकरण का हल तो जैसे मैं आपको बताया हूँ, जैसे मान लीजिए यह समीकरण हम लोगों को दे रहे हैं 3m - 5 बराबर 7। यह एक समीकरण है। यह क्या है? एक समीकरण है। क्या है इसमें? चर m है। चर क्या है हम लोगों का? m है। ठीक, चर क्या है इसमें? m है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3m बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे या 7। अब यह ऋण 5, यह ऋण 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। या 3m बराबर 7×5 = 12। या m बराबर, देखिए समीकरण में चर का मान ज्ञात करना होता है और इसीलिए समीकरण का निर्माण होता है कि आप चर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यह क्या हो जाएगा? 12 में क्या हो जाएगा? यह 3 नीचे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया? 4। या हम लोग क्या लिखेंगे? m बराबर 4। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब यही हमको हल करने के लिए बताएंगे। देखिए क्या है? 2n बराबर 10। यह 2n बराबर 10, ठीक है। यह भी एक समीकरण है। क्यों समीकरण है? यह LHS है या RHS है। ठीक, यह LHS है और यह RHS है। n बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 बराबर 5। और क्या है, कैसे है, क्यों है? यह 2n बराबर 10 किसके लिए है? छोड़ दीजिए बात, अब l की बात मैं नहीं कर रहा। अब ये कह रहे हैं n बराबर 5 से संतुष्ट हो गई, माने n की जगह पर 5 हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर 2n बराबर 10 है, 2n बराबर 10 है। n का मान कितना आया? 5 आया, मतलब 2 × 5 बराबर 10। अब देखिए इसको संतुष्ट कर दिया इसने, यह प्रतिबंध पूरा कर दिया। मतलब n बराबर 5 जब हम लोग कर रहे हैं तो 2n बराबर 10 इसके मान को सही कर दिया। यह क्या हो जाएगा? हम लोग क्या कहेंगे? LHS = RHS। क्या कहेंगे हम लोग? LHS = RHS। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, जिसके विषय में अभी हम लोग बात किए हैं, उस समीकरण का एक हल कहलाता है। उस चर का वैल्यू, जैसे n = 5, n = 5,
2n प्लस 10 का क्या है, एक हल है। 2n n की जगह पर 1 लिखते हैं तो बराबर 10 नहीं होगा, 2 लिखेंगे तो नहीं होगा, 3 लिखेंगे तो नहीं होगा, 6 लिखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन n की जगह पर जब 5 लिखेंगे तो 2n बराबर 10 के प्रतिबंध को वह क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। सॉरी, ध्यान दीजिए कि n बराबर 6 समीकरण 2n बराबर 10 का हल नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब x माइनस 3 बराबर 11, x माइनस 3 बराबर 11। x माइनस 3 बराबर 11 या x बराबर 11 और यह -3 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, या x बराबर 14। आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 11, x बराबर जब 14 हम लोग लिखेंगे, x माने x की जगह पर 14 ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब LHS बराबर RHS। ठीक, अब यह एक प्रतिबंध है, x माइनस 3 बराबर 11, मतलब x का मान 14 होना ही होना चाहिए, यह प्रथम शर्त है। वरना और कोई भी संख्या उस शर्त को, उस प्रतिबंध को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसका हल करने के लिए इन्होंने 14 निकाला है। अब देखिए इन्होंने हल है या नहीं, इन्होंने 13 समीकरण दिया है। इसमें से कुछ हम लोग हल करेंगे, कुछ आप लोगों को मैं ऐसे ही समझाऊंगा। अब जैसे है x प्लस 10 बराबर 30, अब x बराबर 10 कह रहे हैं। x धन 10 बराबर 30, x धन 10 बराबर 30। अब यह कह रहे हैं कि यदि x बराबर 10 हो, यहाँ x का मैं मान रख रहा हूँ, x बराबर 10 हो तो क्या इस समीकरण की शर्त को पूरा करता है, तो हम लोग लिख देंगे कि नहीं। चलिए भाई, क्यों, x बराबर यहाँ पर 10 हम लोग रखते हैं तो ये 10 धन 10 बराबर 20 होगा, जबकि क्या दिया है, 30 दिया है। मतलब x की जगह पर यदि हम लोग 20 लिखते हैं, x की जगह पर यदि हम लोग 20 लिखते हैं तो 20 धन 10 बराबर 30, उसकी शर्त को पूरा करेगा। फिर है x धन 10 बराबर 30, x बराबर 30 दिए हैं, वह भी उसकी शर्त को पूरा नहीं करेगा। x की जगह पर 30 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर x धन 10 बराबर 30, x की जगह 20, तो यहाँ पर क्या है, शर्त को पूरा करेगा। ठीक, मैं इसके पहले विषय में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। x धन 20, x धन 10 बराबर 30, मतलब x बराबर 20 उस शर्त को पूरा करेगा, वह समीकरण हमारा पूरा है। p माइनस 7, p माइनस 3 इक्वल टू 7। अब कुछ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा मैं कर ही दूँ। 4 5 6, p माइनस 3 4 5 6, चलिए कोई बात नहीं। p माइनस 3 बराबर 7, p माइनस 3 बराबर 7 और p माइनस 3 बराबर 7। अब
P का मान कुछ दिया हुआ है। P बराबर क्या दे रहा है? यह 5, 15 और 10। P बराबर दे रहा है 5, ध्यान से देखिए, 10 और 15, यह P का मान है, यह P है। तो क्या P = 5 रखेंगे तो इस समीकरण को पूरा कर पाएगा? 5 ऋण 3 बराबर 2 होगा, नहीं पूरा करेगा, फिर यह नहीं होगा, हम लोगों का क्या होगा? यह नहीं होगा। फिर है P ऋण 3 बराबर 7, P बराबर 10, P की जगह पर 10 हम लोग रखेंगे, 10 ऋण 3, 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7, मतलब यह शर्त को पूरा करेगा। P बराबर यदि 10 हम लोग लिखते हैं तो P ऋण 3 बराबर 7 इसके शर्त को, प्रतिबंध को पूरा कर रहा है, अतः यह एक समीकरण है। P ऋण 3 बराबर 7, P की जगह पर 15 रखेंगे तो इसके शर्तों को, प्रतिबंधों को यह पूरा नहीं करेगा, केवल और केवल यह पूरा करेगा। यही हम लोगों का सही है। फिर है 3n बराबर 21, 3n बराबर 21 दो जगह इन्होंने दिया है। चलिए थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखिए। 3n बराबर 21, 3n बराबर 21। अब n का कौन सा मान, n का कौन सा मान इस समीकरण के शर्तों को पूरा करेगा? अब क्या दे रहे हैं? n के लिए क्या दे रहे हैं? 9 दे रहे हैं और 7 दे रहे हैं। यहाँ n बराबर क्या है? 9 है और एक है 7। यदि यहाँ पर n की जगह पर हम लोग 9 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 9 क्या हो जाएगा? यह 27 हो जाएगा, लेकिन दिया कितना है? 21 दिया है, अतः यह शर्त को पूरा नहीं करेगा। लेकिन सॉरी 3n बराबर 21 और n बराबर 7, मतलब 3 × 7 बराबर 21, यह हमारे शर्त को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो यह एक समीकरण हम लोगों का है। ठीक, यह सही है, यह गलत है। फिर है ऐसा, इतना बढ़िया ये समझाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। अब देखिए 9वां और 10वां, t/5 बराबर 4। t/5 बराबर 4, t/5 बराबर 4, t/5 बराबर 4। अब t का अलग अलग इन्होंने वैल्यू दिया है और कह रहे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इन्होंने t बराबर दिया है 25 और t बराबर दिया है 20। t बराबर दिया है 25 और t बराबर दिया है 20। अब देखिए यहाँ t की जगह पर यदि 25 रखते हैं, 25/5, 25/5 कितना आएगा हम लोगों का? 5 आएगा। लेकिन प्रतिबंध क्या है, शर्त क्या है? 4 आना चाहिए। मतलब यह t बराबर यदि 25 हम लोग लिखते हैं तो इस शर्त को ये पूरा नहीं कर रहा है। क्यों भाई? 25/5 बराबर 5 होगा, 4 नहीं होगा। लेकिन t/5 जहाँ t बराबर 20 होगा तो 20/5 बराबर क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पर यदि हम लोग t की जगह पर 20 लिख दें और बटा में 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह 4 होगा और यह 4 ही हम लोगों को आना है।
मतलब यह सही है। क्या है? यह सही है। यह प्रतिबंध शर्तों को पूरा करता है। अब 21 2l प्लस 3 बराबर 7, 2l प्लस 3 बराबर 7 और 2l प्लस 3 बराबर 7, 11 12 13। ये कह रहे हैं 2l प्लस 3 बराबर 7, 2l प्लस 3 बराबर 7 और 2l प्लस 3 बराबर 7। बेटा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह क्या है? एक समीकरण है। क्यों समीकरण है? इसलिए कि इसमें कुछ शर्तें हैं। इसमें LHS है, यह LHS है और यह क्या है? RHS है। अब इसमें चर क्या है? L है। चर क्या है हम लोगों का? L है। अब L का कौन सा मान, L का कौन सा मान 2l प्लस 3 = 7 को संतुष्ट करेगा, प्रतिबंध को पूरा करेगा, उसको देखा जाए। तो L बराबर दे रहे हैं 5, 1 और 2। L बराबर, ये क्या कह रहे हैं? L बराबर 5, L बराबर 1 और L बराबर 2। 5, 1 और 2 मतलब L का कौन सा मान इसके मूल्य को, इसकी शर्त को पूरा कर रहा है। अब देखिए 2l प्लस 3 करते हैं, L की जगह पर 5 लिखते हैं तो 2 गुणते 5 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूना के 10, 3 13। मतलब यह शर्त को पूरा नहीं करता है। हमको आना चाहिए 7, इसका आ रहा है 13। फिर आ जाइए L बराबर, यदि हम लोग 1 लिखते हैं मतलब 2 गुणते 1 धन 3 बराबर क्या हम लोगों का हो रहा है? 2 1 कम 2 और 3 6। मतलब यह भी इस शर्त को पूरा नहीं करता है। L बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, शर्त को पूरा नहीं करता है। अब देखिए आगे क्या है? 2l प्लस 3 मतलब L की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 गुणते 2 धन 3, ये क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4, 3 7। और शर्त क्या है हम लोगों का? 2l प्लस 3 = 7। 2l प्लस 3 = क्या है? 7। मतलब यह शर्त को पूरा करता है। यह LHS बराबर क्या है? RHS। यह LHS बराबर RHS क्या है? इस शर्त को पूरा करता है। ठीक है, अब बीजगणित का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से यह हम लोग चैप्टर पूरा कर लिए और आगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 11.5 आएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगे बाद में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।